हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये चैप्टर का पार्ट 2। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक और बार बता रहा हूँ कि ये चैप्टर दिखने में कितना भी आसान लगे, एग्जाम में जाके अच्छों की फट जाती है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ो, इसको ध्यान लगा के। और जो मैं अभी आज कुछ आंसर्स भी डिस्कस करने वाला हूँ फ्रॉम द एक्सरसाइज विच विल बी रिलेटेड टू व्हाट वी स्टडी। तो इसीलिए आपके लिए ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, आई थिंक। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान से सुनना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन अकर ड्यू टू टू रीजंस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही टाइप के रीजन से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी रेडिएशंस होती है, कुछ ऐसे लाइट के फॉर्म्स होते हैं, रेज होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि पोल्यूशन फैलाते हैं, और उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूवी रेडिएशन होता है, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट, आईआर रेडिएशन होता है मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन, और एक्स रेज, ये सब जो रेडिएशंस होते हैं, ये रेडिएशंस पोल्यूशन फैला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप सनलाइट की बात करें तो सनलाइट के अंदर सिर्फ हमारी विजिबल लाइट ही नहीं होती। विजिबल लाइट, ये जो पूरा आपको लाइट का स्पेक्ट्रम दिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, स्पेक्ट्रम मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स। तो उसके अंदर विजिबल लाइट इज वेरी स्मॉल ग्रुप। इंफ्रारेड लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट और एक्स रेज, ये सारी की सारी रेज अलग अलग टाइप ऑफ लाइट ही है एक तरीके से। जैसे कि सनलाइट होती है, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड, ये दोनों रेडिएशंस पाई जाती है। तो इसीलिए इनको नेचुरल रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि सनलाइट नेचुरल होती है। जबकि दूसरी तरफ एक्सरे, आपको पता है हम एक्सरे निकालते हैं अपने बोन्स वगैरह के लिए। अगर ये एक्सरेज का ज्यादा एक्सपोजर हो गया, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्सरे से आपको हार्म होता है हेल्थ को, लेकिन जो एक्चुअली में ज्यादा अगर एक्सरेज आ गई, एक्स रेडिएशन आ गया, तो वो आपके लिए हार्मफुल होता है। और ये कहां से निकल सकते हैं? एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स में से भी एक्सरेज निकल सकती है, और इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडिएशन, क्योंकि ये मैनमेड होता है। सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चेर्नोबिल, विंड स्केल एंड द 3 माइल्स आइलैंड मिसहैप्स, इसे मिसहैप्स नहीं बोलते वैसे, बहुत लोग इसे मिसहैप्स बोलते हैं, सो इट इज मिसहैप्स, आर द मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। मिसहैप मतलब एक्सीडेंट, डिजास्टर। तो चेर्नोबिल, जो कि आपने शायद सुना होगा, हमारी टेक्स्ट बुक में पिछले या उससे पिछले साल ये दिया हुआ था। चेर्नोबिल रशिया की एक ऐसी जगह है जहां पे एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट था। वहां पे एक धमाका हुआ और वहां से एटॉमिक रेडिएशन बाहर लीक हो गई। जो भी लोग थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश की गई, कुछ लोग इसमें मारे गए। और देखिए, जब भी एटॉमिक रेडिएशन निकलते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? उसकी वजह से आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने रिप्रोडक्शन किया तो आपके बच्चे विथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो सकता है। ये सारे जो डिसीजेस है, ये सब हो सकते हैं। और जो वहां पे प्लांट लाइफ है वो पूरी तरीके से तबाह हो गई, एनिमल लाइफ तबाह हो गई। वैसे आज चेर्नोबिल में अगर आप जाते हैं तो वहां पे अभी बचा नहीं है, सब कुछ साइंटिस्ट ने सब कुछ हटा दिया है वहां से, एकदम उसको सेव कर दिया उस जगह को। लेकिन फिर भी अभी कोई वहां पे रहता है नहीं, क्योंकि पहली चीज तो वहां पे रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है। और उसी के साथ साथ चेर्नोबिल में अभी भी थोड़ा बहुत तो चांस तो हो ही सकता है ना कि कहीं एटॉमिक रेडिएशन हो। सो दैट्स वाई। फिर विंड स्केल एक और है, और 3 माइल्स आइलैंड, ये भी एक और जगह है। इन जगहों पर एटॉमिक रिएक्टर्स थे और वहां पे एक्सीडेंट्स हुए थे। जैसे विंड स्केल में आग लग गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं धुआं आ रहा है, आग लग गई थी वहां पे। ठीक है, चलिए। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दीज एक्सीडेंट्स। इन एक्सीडेंट्स की वजह से कई लोग जो है, कई हजार लोगों को लॉन्ग टर्म डिसीजेस भी हो गई, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई, जैसे कि इवन स्किन कैंसर भी हो सकता है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलर्ट मैंने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में, कि भाई इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन क्या क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। तो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ऐसे 4 पॉइंट्स है। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्या हुआ अभी। कैंसरस अल्सरेशन अकर्स ड्यू टू हायर रेडिएशंस ऑफ एक्सरेज। तो देखिए, एक्सरेज अगर ज्यादा आपके पास आ गई तो उससे कैंसर हो सकता है।
अल्सर मतलब छाले, तो कैंसर जैसे छाले हो सकते हैं उन एक्सरेज की वजह से। फिर टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं वो बर्बाद हो सकते हैं, सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब सेल डिस्ट्रॉय होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स इज टिश्यू ओनली, दैट्स व्हाई। फिर जेनेटिक चेंजेस अकर, जेनेटिक चेंजेस मैंने आपको बताया था कि हमारे जीन्स के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर उसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं, और उसी की वजह से नेक्स्ट जनरेशन जो अगर हम पैदा करते हैं तो उसमें डाउन सिंड्रोम जैसे डिसीजेस हो सकते हैं। एंड विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, भाई अंधे भी हो सकते हैं, नहीं तो मोतिया बिंदु जो आपने सुना होगा, कैटरैक्ट कहते हैं इसको, ठीक है, वो भी हो सकता है। ठीक है, सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3A जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है आगे, तो आप इसका आंसर देख सकते हैं किस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो लेसन है ना, इसके अंदर कोई भी आंसर परफेक्टली करेक्ट ही होगा ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि डाइजेस्ट में कुछ अलग आंसर दिया है, मास्टर की में कुछ अलग दिया, और टारगेट में कुछ तीसरा ही आंसर दिया है। बिकॉज देयर इज नो करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस, बट कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उन मेन पॉइंट्स को आपको अपनी भाषा में समझाना है बस। जैसे आपको बोला है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखो, तो कितना सिंपल है। देखो, एनवायरमेंट को कंजर्व करना मतलब एनवायरमेंट को सेव करना। अब पहले पॉइंट में सेव क्यों करना है वो लिखोगे, क्योंकि आज बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स की वजह से। अलग अलग नेचुरल भी फैक्टर्स है, आर्टिफिशियल भी फैक्टर्स है। जैसा कि आपको पता है नेचुरल फैक्टर्स में अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो होता है, ये सारी चीजें। आर्टिफिशियल में आपको पता है डिफॉरेस्टेशन होता है, पोल्यूशन होता है, ये सब हमने पिछले सेशन में देखा हुआ है। It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement। तो हमने दूसरे पॉइंट में क्या किया है कि अगर हमें एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, अगर हमने एनवायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स है इस चुनौती का जवाब देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पब्लिक मूवमेंट बनाना पड़ेगा, इसको सभी लोगों को सहभागी करना पड़ेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया, है कि नहीं? कितना सिंपल है देखो। फिर थर्ड पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरमेंट, नॉलेज अबाउट इट शुड बी इनकलकेटेड अमंग द चिल्ड्रन सिंस दे आर चाइल्डहुड। तो ये हमें टेक्स्ट बुक्स में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम अभी बड़े नहीं हुए बहुत ज्यादा, तो इसीलिए टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहे हैं। बचपन से ही जो बच्चे हैं उनके अंदर ये भावना होनी चाहिए कि एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक अफेक्शन होना चाहिए, प्यार होना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना सिंपल है देखो, इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। और देखिए इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशंस मोर अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। तो इससे क्या होगा, इससे जो फ्यूचर जनरेशन है वो एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा अवेयर होंगे। भाई इसमें क्या दिक्कत है बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है। टुडे ऑल द डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में लिखना है ना, तो इसमें आप ये पॉइंट भी डाल सकते हैं। शॉर्ट नोट है कि आपको कुछ रीजन वगैरह नहीं पूछा है, तो आपको जो उससे रिलेटेड मिलता है वो सब लिख दो। आज डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग हो या अंडर डेवलप्ड हो, सारी की सारी कंट्रीज ने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है। सिंपल है। इसमें एक और पॉइंट जोड़ देना, यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं, आपको 6 तो भी लिखने ही पड़ेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ओके, एक पॉइंट आपके मन का ऐड कर देना इसके अंदर। इस तरीके से आंसर लिखते हैं। वैसे क्वेश्चन 6B पर भी बेस्ड आपको एक चीज है, देखिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में आपको लिखना है कि एनवायरमेंट को कंजर्व करना हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, तो देखिए सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होगी, जब हमारे अंदर कुछ रिलेशन होगा। तो रिलेशन कैसे आप लिख सकते हो कि जब से ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं तब से ह्यूमंस और एनवायरमेंट में इंटर रिलेशनशिप है। ये तो कॉमन सेंस की चीज है। ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। अर्थ फॉर्म हुआ उसके बहुत 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 सालों बाद इंसान आए अर्थ पे। ह्यूमन बीइंग प्रूव्ड इट्स सुपीरियरिटी एज कंपेयर्ड टू अदर एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स ने प्रूव कर दिया कि हम बाकी सबके बाप हैं। ठीक है, with the help of characters like intelligence,
memory, imaginary ability, humans established domination over the nature. तो ह्यूमंस के पास कैरेक्टर्स कौन से थे? हमारे पास इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, इमेजिनेटिव पावर है। ये सारी चीजों की वजह से हमने नेचर पे डोमिनेशन कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए और क्या बोल सकते हैं? ह्यूमन यूटिलाइज्ड ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल। जितना हम इस्तेमाल कर सकते थे उतना इस्तेमाल किया नेचुरल रिसोर्सेज का। इन एन अटेम्प्ट टू लिव अ सैटिस्फैक्टरी लाइफ, human kept on snatching from the nature as much as possible, and this led to increase in problems. तो एक satisfactory लाइफ, एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश में ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट से जितना हो सके उतना छीनते रहे, खींचते रहे, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती गई। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Thus we can understand that human has crucial role in maintaining the environmental balance. तो पहले आपको बताना है हमने क्या क्या डैमेज किया, कैसे कैसे किया, क्यों क्यों किया, वो सारी चीजें, और फिर आपको बताना है इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Thus we can understand that human has a crucial role, crucial मतलब important role in maintaining the environmental balance. If humans have disturbed the environmental balance, then only humans can conserve and improve the quality of nature. अगर इंसानों ने environmental balance खराब किया है तो इंसानों को ही उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको इंप्रूव करना है। समझ में आ गई बात? चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बेस्ड आपको और एक चीज दी हुई है, देखिए, द बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं टेक्स्ट बुक से लेने की जगह सीधा आपको आंसर्स दे रहा हूं। ठीक है, आप आंसर लिखते जा सकते हैं वाइल पॉजिंग द वीडियो, मतलब अभी प्रीमियर चल रहा है लेकिन आप बाद में तो पॉज कर सकते हैं, है कि नहीं? सो देखिए, जादव मोलाई पेयांग और पाइंग इज अ हाईली केपेबल पर्सन। इनके बारे में आपको बताया गया। जादव मोलाई पेयांग मतलब ये इतने ओपी पर्सन थे ना, लिटरली इनकी कहानी क्या बताऊं आपको, देखिएगा अभी आप पूरी स्टोरी सुनिएगा, बहुत ओपी भाई है ये। ओके, सो ही वॉज बॉर्न इन अ नोमैडिक ट्राइब इन आसाम। नोमैडिक मतलब उनका एक फिक्स ठिकाना नहीं रहता, वो इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं ऑन अ मंथली और ईयरली बेसिस। ठीक है, born in 1963, he is working as a forest worker since the age of 16 years। मतलब 16 साल की उम्र में, आप सब में से ज्यादातर 16 साल के, 15-16 साल के ही होंगे, इस उम्र में से उन्होंने फॉरेस्ट का काम शुरू कर दिया। फॉरेस्ट में जाकर काम करना, पेड़ों को कंजर्व करना वगैरह। Once large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village। तो वहां से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, आपको आसाम में से पता होगा। तो वहां पे बहुत सारे स्नेक्स मर गए क्योंकि वहां पे फ्लड आ गया। इंसान तो भाग गए लेकिन स्नेक्स नहीं भाग पाए। आपको पता है नदी किनारों पे सांप मिल सकते हैं, especially in the swampy areas. As a preventive measure, Molai planted 20 bamboo plantlets। तो एक प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मतलब बाढ़ को रोकने के लिए मोलाई ने 20 बाम्बू के प्लांटलेट्स मतलब छोटे छोटे झाड़ प्लांट किए। अब आप बोलोगे ये क्या हुआ, ये क्या लॉजिक हुआ? देखिए, अगर आप कोस्ट पे या नदी किनारे पर अच्छे खासे पेड़ लगाते हैं तो फिर फ्लड आने की संभावना कम होती है। बिकॉज पहली चीज तो उसने जो ट्रीज है वो जितना हो सके वो एब्जॉर्ब करेंगे, और उसी के साथ साथ दे एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 20 बाम्बू प्लांटलेट से शुरुआत की। In 1979, the local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares of land। तो 1979 में ये हुआ था। कब ये पहले हुआ था, लेकिन उसके बाद 1979 में क्या हुआ, वहाँ का जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वहाँ का, उन्होंने एक एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। एफॉरेस्टेशन मतलब वापस पेड़ लगाने की मुहिम। 200 हेक्टेयर्स मतलब 494, ऑलमोस्ट 500 एकड़ जमीन पर, मतलब काफी बड़ी जमीन होती है वो, वहां पे एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। मोलाई वॉज वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर्स हु वर लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट। बहुत ही कम लोग थे उस प्रोजेक्ट में और मोलाई वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, मोलाई कंटिन्यूड टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बावजूद बिना कोई सैलरी लिए मोलाई ने वहां पे झाड़ उगाते रहे। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूअस वर्क ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग फॉर द ट्रीज, the barren area witnessed the forest cover over 1360 acres। एक सेकेंड, सॉरी,
ओके, सॉरी फॉर दैट। तो देखिए, जो एक बैरन एरिया था, जो एकदम मतलब वहां पे पेड़ भी नहीं उग सकते थे, ऐसे एरिया के अंदर उन्होंने फर्टिलाइजर्स, खत वगैरह डाल के उसको एक अच्छा एरिया बनाया और वहां पे इतने सारे पेड़ उगाए। 500 एकड़ का एक्चुअल प्रोजेक्ट था, उन्होंने 1360 एकड़ जितनी जमीन को कवर कर लिया। तो आप समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा काम किया है। Today, this jungle in Kokilamukh of Jorhat district of Assam is the result of the hard work for 30 years. 30 साल इन्होंने लगातार ये काम किया है और वहां पे पूरा का पूरा एक जंगल उग गया है। कहाँ पे? ये आसाम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के कोकिलामुख के अंदर। ओके, एंड he has been awarded with the prestigious Padma Shri award by Government of India for this unparalleled work. Unparalleled मतलब जो पहले किसी ने कभी नहीं किया है। तो इतने बड़े स्केल पर इन्होंने अकेले काम किया, इसके लिए उनको एक पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जो कि इंडिया में 3rd हाईएस्ट अवार्ड होता है। नाउ इट इज वेल नोन एज मोलई जंगल। उस जंगल को मोलई जंगल का नाम मिल गया है। Many people come together to destroy the forest, but a single person, if determined, can establish a new forest. यह बहुत अच्छा मॉरल मिला है कि भाई बहुत सारे लोग आकर जंगल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन अगर एक आम बंदा, एक सिंगल पर्सन अगर डिटरमाइंड है, उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन, एक चाह है कि मुझे यहाँ पे फॉरेस्ट एस्टैब्लिश करना है, तो वो कर सकता है। ये आपको यहां से मॉरल देने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी था तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी था। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। अभी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है देखेंगे। आवर लिविंग वर्ल्ड हैज बीन रिचली डाइवर्स्ड, मतलब बहुत सारे तरीके के डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी है। इट कंसिस्टेड ऑफ वेरियस वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बहुत सारे प्लांट्स के और एनिमल्स के वेराइटीज थे। However, we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generations. हमारे दादा दादी, अगर आपके दादा दादी है अभी, तो आपको कहीं ना कहीं तो उन्होंने कभी ना कभी तो एक बार ऐसे कोई जानवर के बारे में बताया होगा, किसी पक्षी के बारे में, किसी प्लांट्स के बारे में बताया होगा, जो उनके जमाने में तो बहुत दिखते थे लेकिन अब नहीं दिखते हैं, स्पेशली जो सिटीज में रहते हैं। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो भाई सभी को पता है, ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है। और ये बहुत शर्मनाक बात है लिटरली। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3C और क्वेश्चन नंबर 6C आपके इसी पर डिपेंड है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी हम कवर कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन लिखनी है। जहां भी बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको पूछे, पहला पॉइंट बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन ही होगी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी इज द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर due to the presence of varieties of organisms, ecosystems and genetic variations within a species. बायोडाइवर्सिटी ये क्या है? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो इट इज अ रिचनेस, उनकी अमीरी। अब आप बोलोगे पैसे वाली अमीरी, क्या? नहीं, बिकॉज बहुत ज्यादा वैरायटी है। इतनी ज्यादा वैरायटी है, इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, इकोसिस्टम्स की वैरायटी है, उनके जेनेटिक भी वेरिएशंस है, वो आप पढ़ने वाले हैं अभी। उसे के हिसाब से 3 डिफरेंट लेवल्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के। समझ में आ रहा है कितना सिंपल है? देखो डेफिनेशन। तो एक कौन से 3 डिफरेंट लेवल्स है? एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक है स्पीशीज डाइवर्सिटी और एक है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, ये 3 लेवल्स होते हैं। अब इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी among the organisms of same species is genetic diversity। मतलब बहुत सारे organisms हैं, उनके अंदर species तो same है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वैरायटी तो दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में क्या है भाई? हम सब लोग एक ही स्पीशीज के, होमोसेपियंस, लेकिन फिर भी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, किसी का मुंह ऐसा है, किसी का मुंह वैसा है, कैसा भी हो सकता है। तो ये हमारे जेनेटिक्स की वजह से है ना, हमारे जीन्स में डिफरेंसेस है, इसीलिए इसको हम कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस, इन डॉग्स, डॉग्स की क्या है? डॉग्स में भी एक स्पीशीज के अंदर भी अलग अलग टाइप के डॉग्स हो सकते हैं, है कि नहीं? आम पता है सबको, स्पीशीज एक ही होती है आम की, लेकिन फिर भी आम के कलर अलग अलग, हाइट अलग अलग, है कि नहीं? पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज अराइजेस इफ देयर इज डिक्रीज इन द डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज। तो देखिए, अगर एक स्पीशीज के अंदर
जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, तो वो पूरी की पूरी स्पीशीज ही तबाह हो जाने की, वाइप आउट हो जाने की ये चांस होता है। क्यों जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सॉरी थर्ड चैप्टर में, कि क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई समझो कि कल को एक आपदा आ गई, एक डिजास्टर आ गया, और ये डिजास्टर हमेशा ऐसा नहीं अर्थक्वेक ही आएगा, कभी कभी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि अगर एक डिसीज आ गई तो कुछ लोगों में ऐसे जीन्स हो सकते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इसका एक फायदा मिलता है ना उनको कि भाई हम डिजीज रेजिस्टेंट है तो हम नहीं मर सकते, बाकी लोग नहीं है रेजिस्टेंट, उनको डिजीज हो जाएगी। लेकिन जेनेटिक चेंजेस की वजह से, म्यूटेशंस की वजह से हो सकता है कि उसी स्पीशीज के कुछ लोग ऐसे भी हो कि वो डिजीज से रेजिस्टेंट हो बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेस। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी मदद करती है कि सभी के सभी नहीं मर जाएंगे, पूरी की पूरी स्पीशीज ही गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक टाइप के लोग बच जाएंगे अगर कोई डिजास्टर भी आ गया। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। अब देखते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में। अब ये क्या होता है, इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन नेचर, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो आपको भी पता है भाई बहुत सारी स्पीशीज होती है, जैसे इंसानों की भी बहुत सारी स्पीशीज हुआ करती थी, आज एक ही है होमो सेपियंस, लेकिन पहले भी हुआ करती थी। होमो निएंडरथलेंसिस होती थी, होमो हैबिलिस होती थी, होमो इरेक्टस होती थी, ऐसे अलग अलग स्पीशीज। तो बस अलग अलग स्पीशीज होती है, उनको हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। वैसे बाकी में भी है, देखिए माइक्रोब्स के अलग अलग स्पीशीज होती है, हमने पढ़ा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी में, है कि नहीं। ये सारी चीजें एकदम सिंपल स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है। अब चलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पे। तो हमने पढ़ा हुआ इकोसिस्टम क्या है, द इंटरैक्शंस बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। अब अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं, जैसे हमारा घर एक इकोसिस्टम, एक स्मॉल लेक, एक स्मॉल पॉन्ड एक इकोसिस्टम हो सकता है, हमारी पृथ्वी एक पूरा बड़ा सा इकोसिस्टम है। सो मेनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन, हर जगह अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। द लिविंग, बायोटिक, non-living, that is abiotic or abiotic, and their interactions are called as ecosystem। ये मैंने अभी अभी बताया था। Each ecosystem has its own characteristic animals, plants, microbes and abiotic factors। हर एक इकोसिस्टम में अपने अकेले अकेले एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर एक इकोसिस्टम में सारे के सारे एनिमल्स होंगे, जैसे कि आपको पता है पॉन्ड्स के अंदर थोड़े ना सारे एनिमल्स होते हैं। तो हर एक इकोसिस्टम में अपने खुद के एनिमल्स, खुद के प्लांट्स, खुद के माइक्रोब्स और खुद के एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे पॉन्ड के अंदर अपने खुद के एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, पानी और हवा। लैंड वाला जो इकोसिस्टम होता है जिसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं, वहां पे पानी नहीं होता, तो एक अलग एबायोटिक फैक्टर है। सो इज इट क्लियर, ये तरीके से होता है। तो ये था आपका आंसर, और ये आपको कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कि भाई अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, उनकी डाइवर्सिटी है, बस उसी को कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये आपका एक क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन रह गया है तो वो हम पढ़ने वाले हैं आगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारी वेबसाइट जहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकते हैं, और हमारा दूसरा चैनल, ये सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर उसको क्लिक कर कर वहाँ पे जा सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, वहां पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले सेशन में। अंटिल देन बाय बाय। लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू हैवंट येट। बाय बाय।